नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 6.5 महीने से जारी किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, सवाल आज भी बरकरार है। करीब 3.5 महीने से बंद बातचीत का सिलसिला भी अब तक शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान जरूर कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा है कि हम किसानों से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। तो फिर वहीं किसान नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि जब तक कानून रद्द नहीं होते हैं यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इस बीच गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी इसमें सामने आ गया। अनिल विज ने यह कहा कि लगता है कि कृषि कानून से हटकर किसानों का एजेंडा बदल चुका है, क्योंकि अब धरना स्थल पर किसानों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। और इसलिए बड़ी बहस का आज का सवाल भी यह है कि एमएसपी बढ़ाने के ऐलान से अब क्या बात आगे बढ़ेगी। सवाल इस बात का भी है कि कृषि कानून के अलावा किसानों का दूसरा एजेंडा क्या है। अनिल विज किस एजेंडे की बात कर रहे थे। सवाल इस बात का भी है कि आंदोलन वाले बॉर्डर पर भीड़ से जो भीड़ जुट रही है उसके मायने क्या हैं। तो आज इन्हीं सवालों के साथ आज बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज बड़ी बहस में सबसे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आपको बयान सुनवाते हैं। सरकार ने खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है, तो फिर मुख्यमंत्री ने आभार भी जताया। जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है, जो 50% से अधिक है। ऐसे में सभी के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो बाजरा जो 20-21 में 2150 रुपया था और बाजरा अब 2250 रुपया होगा। 100 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये 85% की बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम तूर में, अरहर की दाल में देखेंगे तो ये वृद्धि 62% है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और किसानों को बधाई भी देता हूं कि हमारी कल 16 फसलों की जो खरीफ की फसलें हैं उनकी जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है। उसमें चाहे धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, रामतिल, कपास, ये सब फसलों पर किसी का 5% तो किसी का 6%, किसी का 4%, इन सब फसलों के ऊपर और जो है उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत। तो सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह बात कही है। तो फिर वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लगता है कि किसानों का एजेंडा अब बदल गया है। सरकार ने वार्ता का आयोजन किया, उनसे पूछा कि कानून में आपत्ति क्या है, कानून का कौन सा प्रावधान आपको किसानों के विपरीत लगता है। लेकिन इसका कोई जवाब न तो हाउस में किसी राजनीतिक दल के नेता ने दिया, न किसी किसान यूनियन के नेता ने दिया। इसलिए वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह सम्मान रखती है और इसलिए जब किसान चर्चा करना चाहेंगे भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। लेकिन हमने बार बार कहा है कि प्रावधान में आपत्ति है, वो आपत्ति तर्क के साथ आप बताइए, हम सम्मान सुनेंगे भी और उसका निराकरण भी करेंगे। तोमर जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। तो 11-12 दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन किसान नेता एक बार भी उनकी आपत्तियां क्या है ये बता नहीं पाए। 3 बिलों में उनकी आपत्तियां क्या हैं
वो बता नहीं पाए हैं। वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है। कांग्रेस और जो कोई जो किसानों का नाम लेके राजनीति करने वाले लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और ये उनकी राजनीति कामयाब नहीं होगी। किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं, किसान अच्छा काम कर रहे हैं, किसान भाजपा की नीतियों से खुश हैं, किसान को अच्छा भाव मिला है, किसान की सारी फसल अच्छी बिकी है, सीधा पैसा मिला है, ब्याज। तो चलिए, इन बयानों को तो आपने सुना, लेकिन किसान आंदोलन की सरगर्मियां भी अब एक बार और से तेज हो रही हैं, क्योंकि कई जिलों से किसान फिर से दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के लिए कूच कर रहे हैं। इसी कड़ी में पानीपत से किसानों का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ है और इस काफिले की अगुवाई किसान नेता खुद कर रहे हैं। और गुरनाम सिंह चंडूनी ने यह कहा है और यह दावा किया है कि 25,000 किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। कि ये हम एक दिखा रहे हैं, जैसे सरकार ये सोचती है कि अब किसानों की संख्या कम होगी, हम दिखा रहे हैं नहीं, एक जिले से इतने किसान आ सकते हैं। करनाल से हम लेके गए, अंबाड़ा से हम लेके गए, आज यहाँ से हम लेके गए हैं, ला रहे हैं। हजारों हजार गाड़ियां हैं। सरकार को एक दिखाने के लिए कि हमारी संख्या कम हुई है, हमारा जोश कम नहीं हुआ। बिल्कुल इतिहास रच दिया है। आज अगर देखें तो हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा गाड़ियां जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है। अभी यहाँ का जो प्रधान है हमने केवल 1 महीना पहले बनाया है और 1 महीने में इतनी गाड़ियां इकट्ठी करना आसान नहीं है। ये हम एक दिखा रहे हैं जैसे। तो गुरनाम सिंह चंडूनी को भी आपने सुन लिया। एक तरफ तो बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम सियासी जो बयानबाजियां हैं वो भी हो रही हैं और इन्हीं के मायने आज हम समझते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत प्रवीण जी आपका इस चर्चा में। अजय सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अजय जी आपका भी बहुत स्वागत। रजत मंजेठा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो, रजत जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी आपसे ही करते हैं। एक तरफ तो गुरनाम सिंह चंडूनी के स्टेटमेंट को अभी आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सरकार ये न समझे कि किसान आंदोलन फीका पड़ रहा है, अभी भी भारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं और आंदोलन वैसे ही है, जोश कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप लोगों ने खरीफ की एमएसपी को भी बढ़ाया है, बातचीत की बात भी आप लोगों ने कही है कि सिलसिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी की जो मौजूदा परिस्थिति है, अगर उसके लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूं, एक तरफ किसान आंदोलन में बढ़ती हुई भीड़ है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी कैसे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। आपका रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, पहले तो मैं किसान आंदोलन ना कह के इसको तथाकथित किसान आंदोलन कहूंगा, क्योंकि दुनिया के इतिहास शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर आंदोलन। दुनिया में कहीं पे भी कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जब सरकार ने आजादी दी हो चुनने की, उसके विरुद्ध कोई आंदोलन हो। ये पहली बार, क्योंकि इन कानूनों के तहत सरकार ने बाकायदा ये आजादी दी कि किसान अपनी फसल जहां चाहे अपने दामों पे बेच सकता है। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, और फ्रीडम ऑफ चॉइस भी मैंडेटरी है, वो कंपल्सरी नहीं है। तो सॉरी, मैंडेटरी कंपल्सरी नहीं है। तो ऐसे में अगर आंदोलन होता है तो आप समझ सकते हैं कि उस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। हमने इस आंदोलन में ऐसी परिस्थितियां भी देखी हैं आयुष, के जो नेता हैं वो ये घोषणा करते हैं कि अगर कोई किसान इसमें शामिल नहीं होगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। हमने ऐसा भी देखा कि ये घोषणा की गई कि अगर कोई किसान इसमें नहीं आएगा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते नजर आए कि आप जाके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे। हमने इस आंदोलन में ये भी देखा कि बार बार कहा तो ये जा रहा है कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता वहां जाके भाषण भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं। तथाकथित किसान नेता राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात भी करते हैं, चुनाव प्रचार की बात भी करते हैं, चुनाव में जाने की बात भी करते हैं। तो हमने ये सब चीजें इस आंदोलन में देखी। इससे एक स्पष्ट समझ में आती है कि ये किसान आंदोलन न होके कुछ एजेंडाधारियों के एक निश्चित एजेंडे को चलाने की कोशिश है। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज जो आपने सवाल किया, हालांकि हम चर्चा में पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि जब 22 जनवरी के को आखिरी वार्ता हुई थी, उस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि हमने आपको प्रस्ताव दिया है कि हम इन कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। हम एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि होंगे, सरकार के प्रतिनिधि होंगे और वो आपस में बैठ के तय करें।
और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि ये हमारा बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव, आपके पास इससे बेहतर कुछ है तो आप आइए, हम बैठ के वार्ता करते हैं। लेकिन इन तथाकथित किसान नेताओं ने क्या राजनीति करनी शुरू की, कभी तो कह रहे हैं जी हमने पत्र लिख दिया, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस दिन पत्र लिखते हैं मीडिया में आके ये कह देते हैं कि साहब जब तक कानून वापिस नहीं तब तक घर वापिस नहीं। आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप वार्ता के लिए तैयार हैं तो आपको अपना प्रस्ताव लेके जाना चाहिए कि हमारे पास बेहतर ये है जी, इस पे चर्चा कीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं करते और साथ में कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं जैसा जो है बयान भी जारी करते। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने। अब विषय ये आ जाता है कि वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार दोनों के किसानों के प्रति किए गए कामों में अंतर क्या है। आयुष, यहाँ छोटा सा मैं एग्जाम्पल देके एक बात करना चाहूंगा। हमने इस देश में ऐसा भी देखा है जब किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता जिसके ऊपर हम बार बार चर्चा करते हैं एमएसपी, यानी कि किसान की फसल का दाम, वर्तमान सरकार हर साल एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी कर रही है और इस देश के अंदर 2010-11 में ऐसा भी देखा गया कि धान की एमएसपी बढ़ानी तो दूर, पहले से 50 रुपए कम कर दी गई थी। उस वक्त कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ? उस वक्त गुरनाम सिंह चरूनी जी कहां थे? और ये भी हम देख रहे हैं कि आज हरियाणा के अंदर अगर गन्ने का भाव 350 रुपए है तो पंजाब में 320 रुपए है, लेकिन उसके ऊपर पंजाब में कोई आंदोलन नहीं है, इस बात पे कोई सवाल नहीं है। हमने ये भी देखा कि हरियाणा सरकार बाजरा एमएसपी पे खरीद रही थी 2150 रुपए में, राजस्थान में बाजरा बिक रहा था 1000 रुपए में, लेकिन उसके ऊपर राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं है, उसकी विषय पे कोई चर्चा नहीं है। क्या ऐसा कारण है कि हरियाणा सरकार तो धान और गेहूं के अलावा अन्य 8 फसलें भी एमएसपी पे खरीदती है, लेकिन ना राजस्थान में खरीदी जाती है ना पंजाब में खरीदी जाती है, लेकिन प्रवीण जी, फिर इसके साथ सवाल ये होता है, चूंकि आप लोग अगर हर बार इस बात को कहते हैं और आज भी, चूंकि अभी तो मैं कृषि मंत्री को भी सुन रहा था, उन्होंने भी इस बात को कहा, हरियाणा के कंटेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेसी हैं। अगर आपको पता है कि ये किसान नहीं है तो कांग्रेसी हैं या इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं? आप कहिए कि हमको कोई बातचीत नहीं करनी आपसे, तो पॉलिटिकली बैठे हुए हैं लोग वहां पे, उनका अपना पॉलिटिकली मोटिव है। एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि सब राजनीति से प्रेरित हैं, फिर क्या बात करनी है? ऐसा है, ये जो कांग्रेसी भी है तो हमारे देश के नागरिक, और देश की सरकार का संविधान के अनुसार ये कर्तव्य बनता है कि अगर किसी नागरिक को कोई ऐतराज है तो बातचीत करके उसके ऐतराज को दूर किया। ये कोई दूसरे देश से तो नहीं है ना, है तो हमारे देश के नागरिक, भले ही ये विपक्षी दलों के कार्यकर्ता, भले ही ये कोई एजेंडा चला दे, लेकिन संविधान ने ये कहा है कि सरकार किसी अगर नागरिक को कोई नाराजगी है या किसी नागरिक का कोई ऐतराज है तो उसका ऐतराज दूर किया जाए और वो बातचीत से होगा। इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा था कि हमने जो प्रस्ताव दे दिया, अगर आपके पास इससे बेटर कुछ है तो आप लाइए, और अगर इससे बेटर कुछ होता तो ये तो आप भी मानेंगे आयुष कि वो लेके जाते। लेकिन जब भी बात आती है साहब आपके ऐतराज, अब राजेश दहिया जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप किसान नेता हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह जी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। दहिया जी, आपके पास आ जाता हूं, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, प्रवीण जी की बात का भी रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन खरीफ की फसल पर तो एमएसपी बढ़ाया गया है, थोड़ा इस पर भी रिएक्ट करिएगा। राजेश दहिया जी। आयुष जी, हम किसान हैं, किसी के एहसान फरामोश नहीं है। इन्होंने एमएसपी बढ़ाया है, उसका इनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन बढ़ाया कितना है? धान पे 72 रुपए, मक्का पे 20 रुपए, जवार पे 118 रुपए और उस पे जो बाजरे पे 100 रुपए। रही बात एमएसपी की, एमएसपी पे कभी हमारी फसल यहाँ खरीद होती नहीं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया पंजाब का, राजस्थान का। पंजाब में 320 गन्ना है, तो पंजाब वाले गन्ना क्यों नहीं हरियाणा में लगे बेचते? राजस्थान वाले क्यों नहीं यहाँ बाजरा बेचते? ये जो हमारी बीजेपी सरकार है या जो हमारे प्रवक्ता है, ये ढकोसलों में बात करते हैं, लच्छेदार बात करते हैं, और इनका जो एग्जाम्पल है वो टोटली फेल्योर है। हमारी जितनी फसलें हैं, वो बाजरे है, मक्का है, वो एमएसपी बिक नहीं रही हैं, सिर्फ घोषणा हो जाती है। रही बात इन्होंने की सुझाव की, हमने इनसे ये कहा कि इन कानूनों को वापस लेके और एक मीटिंग कर लो, नए कानून बना लो। ये कहते हैं 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर दो। हमने तब भी कहा था आपके चैनल से कि इसको 2024 तक पेंडिंग कर दो। 2024 के चुनावी मुद्दे में ये मैनिफेस्टो में ले आओ, उसके बाद फैसला हो जाएगा। अब रही बात, कहते हैं हमारे ये प्रवक्ता साहब कि ये कुछ अगर अपना दें, मसौदा दें तो हम सोचेंगे। हमारी जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, 24 वाला जो कानून था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद अरुण मिश्रा ने हमारे कानून को भट्ठा बैठा दिया और उसने 3 बेंच के अंदर वो कानून जो है रिलायंस कंपनी के अकॉर्डिंग बना दिया। उसके बाद हमने उसके लिए पिटीशन फाइल करी,
5 बेंच को गया। संविधान ये कहता है कि जिस जज ने, जो उस 3 जज थे उस बेंच में, वो 5 बेंच पर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उस 5 बेंच में वही अरुण मिश्रा जो था वो चेयरमैन बना दिया गया और उसने फिर किसानों के खिलाफ फैसला दिया। कहाँ का न्याय रह गया, कहाँ का मसौदा रह गया? ये बीजेपी वाले ठकोसला ज्यादा करते हैं। रही बात इन्होंने किसानों की, 3 कानून की, हम 1857 में हमने क्रांति लाए थे, 1947 में हम आजाद हुए थे, 90 साल बाद। अंग्रेज भी यही कह रहे थे कि हुकूमत हम कर लेंगे, सरकार तुम बना लो। अरे हमें तो अपनी आजादी चाहिए, हमें अपने जो जमीन का वो चाहिए। आज मैं जहाँ सोनीपत रहता हूँ, हमारे मकान जो कीमतों से तरफ 4 करोड़ के करीब है, उसको अगर मैं FD करके ब्याज कराऊं तो मुझे 2 लाख रुपए ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स काट में 50,000, 1.5 लाख से ऊपर मुझे मिलता है। उसी मकान को मैं किराए पर 40,000 में रह सकता हूँ, लेकिन अपने मकान का जो फायदा है वो अलग ही है ना। हमारी जमीन है, उसका हमें पैसा भी नहीं मिल रहा है और हमारा मालिक बन रहा है कौन? रिलायंस। जो बड़े बड़े। लेकिन दहिया जी, क्योंकि हर बार चर्चा में ये वाली बात उठती है, मैं समझ रहा हूं कि आप इसका एक बार जवाब फिर से दें, क्योंकि आप लोग कहते थे कि एक तो MSP खत्म हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाएंगी, किसानों की जमीन चली जाएगी, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि आप एक एग्जाम्पल मुझे बताइए कि कहां मंडी बंद हुई है, कहां MSP आपका खत्म हुआ है और कहां पे मंडियां बंद हो गई, किसकी जमीन गई है, किस किसान की? इसका जवाब दीजिए। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की थी कि अरुण मिश्रा को बेंच मत रखिए, रखा ना वो। जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे संविधान में नंबर 3 की पोजीशन पर होता है, वो राज्यसभा का MP बन जाता है, तो वहां मंडियां क्या करेंगी? मंडियां तो 8 से 2 दिन भगा देंगे उनको। जिस तरह बिजनेसमैन आएंगे ना, बड़े बड़े आदमी आएंगे, वो छोटे को काटे के नहीं देंगे। आपको एक एग्जाम्पल दूं, मायूस जी, हमारे एक सोनीपत में वकील था, उसने किराए पर अपनी दुकान दे दी बिरसम वाले को। उसकी बिरसम 4 रुपए दे दी थी उस टाइम पे। उसने अपने खेत से बिरसम लानी शुरू कर दी, उसको 3 रुपए कर दिया। उसने बेचारे 3 रुपए कर दी, उसने अगले हफ्ते 2 रुपए कर दी, फिर उसने 2 रुपए कर दी, उसने अगले हफ्ते 1 रुपए कर दी, उसने भी 1 रुपए कर दी। कुछ पता उसने क्या किया? उसने बिजनेस लैंडलॉर्ड ने उसने कहा बिरसम लाओ काट के ले जाओ, अगला दुकान छोड़ के भाग गया। जब ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन आएंगे ना, तो आरती की क्या वैल्यू औकात है? चलिए ठीक है, जो किसान मेरी बात नहीं आयुषी प्लीज जी जी, अगर किसान को पैसे चाहिए होते तो वो अपने आरती के पास जाता था, जैसे आपकी सुषमा स्वराज ने कहा था। अगर आरती नहीं देता था तो वो फिर अपना जेवर वगैरह बेचता था। फिर किस लिए? लड़की शादी के लिए। अगर बीमार होता था वो कभी पैसे नहीं लगाता, मर जाएगा, उसके बाद वो अपनी जमीन गिरवी रखता था, बेचता कभी नहीं था। और ये तो हमारी जमीन पर सब कुछ खरीद रहे हैं। ये जो बीजेपी की चाल है, ये हमारे किसान की कमर तोड़ने वाली बात है। अभी इन्होंने कहा चंदूनी की बात की, अरे 1857 में जो क्रांति आई थी, उसके बाद कितने लोग आए, कितने नए नए योद्धा आए, कितनी पार्टियां बनी। 1895 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। अब ये कहते हैं चुनाव, अरे चुनाव क्या बड़ी बात है? क्या किसान चुनाव लड़ सकता? जब किसान आदमी जमीन खोद के, गड्ढा खोद के फसल पैदा कर सकता है, तो वो क्या चुनाव लड़ सकता है? क्या चुनाव ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है? क्या ये इनकी जागीर है? क्या किसान जाग चुका है? ठीक है, चलिए, अब किसान जाग चुका है, ठीक है। अब किसान को ही लगता है अपने प्रतिनिधि भेजने पड़ेंगे या खुद ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। सिंगला जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी है इस पूरे आंदोलन के पीछे, ये आपकी ही सोची समझी साजिश है? मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। यदि सरकार सिर्फ ये इल्जाम लगा के अपना पल्ला झाड़ती है, हंसने की बात नहीं है प्रवक्ता महोदय, आपका बहुत बड़ा फेलियर है कि आप कांग्रेस को ये काम करने दे रहे हैं। आपकी सरकार फेल हो चुकी है। मैंने आपको सुना, आपको सुनना पड़ेगा। मैंने आपको सुना, आपको सुनना पड़ेगा। आपके हंसने का मतलब आप किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जनतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, आप डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। इन हंसने से काम नहीं चलेगा। आपसे किसान मांग क्या रहे हैं? आपसे किसान मांग क्या रहे हैं? किसान आपसे MSP का रेट नहीं मांग रहे, MSP की गारंटी मांग रहे हैं, MSP का कानून बना रहे हैं। किसान आपसे क्या मांग रहे हैं? 3 कृषि कानूनों को वापस लो, ये मांग रहे हैं। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति में खोट है, आपके कार्यक्रम में खोट है। आप किसानों को क्या दे रहे हैं? लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलियां, जेल, अत्याचार। किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं आपसे? आपसे किसान लड़ रहे हैं लड़ाई आपके घमंड से, आपके अहंकार से, जो आपके अंदर आ चुका है। मैं आपको एक बात फिर कहना चाहता हूं, ये जो किसान, बुजुर्ग, बच्चे जिनको आप बरगलाना चाहते हैं ना, ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो आपकी बात को समझ चुके हैं, आपको बेनकाब कर चुके हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी माननीय अध्यक्ष शैलजा जी के नेतृत्व में, सिंगला जी, लेकिन कोई एग्जांपल दीजिएगा साथ में, क्योंकि आपने ये कहा सिर्फ विपक्ष में बैठने के नाते आप कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं, या फिर आप बता सकते हैं? क्योंकि अभी प्रवीण जी बोलेंगे कि ये लोग 2 फसलें खरीदते थे, हमने 8 खरीदनी शुरू कर दी, ये MSP इतना देते थे, हमने इतना देना शुरू कर दिया। आपने साहब MSP पर गारंटी क्यों नहीं दी? इनके लिए कानून आप लोग क्यों नहीं बना के गए? केंद्र में तो इतने साल आप लोगों ने सत्ता चलाई, इनकी किसानों की चिंता आप लोग हमेशा से करते रहे, तो MSP इंश्योर कर जाते।
क्यों नहीं किया? आज विपक्ष में बैठे इसलिए समझ में आ रहा है कि करना चाहिए। सिंगला जी, जो सरकार में होता है प्रश्न उससे होता है, विपक्ष से भी होता है प्रश्न। अजय सिंगला जी, ये कहीं नहीं लिखा है कि विपक्ष से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी से सवाल सिंगला जी इसलिए होते हैं क्योंकि आपने इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया है। अगर आज दहिया जी कह रहे हैं किसानों की ये स्थिति ऐसी है तो सिर्फ 6 सालों में नहीं है, उसके पीछे भी जाना पड़ेगा। सिंगला जी, आप बताइए मुझे कि आपने किसानों की एमएसपी को इंश्योर क्यों नहीं किया था? आज विपक्ष में बैठे हैं इसलिए। हिंदुस्तान में यदि सबसे बुरे हालात है तो पिछले 7 सालों में, उससे पहले में नहीं आई हुई थी। तो एमएसपी आपने क्यों नहीं दी किसानों को? कि आप सुनिए, आप ये कहते हैं प्रवक्ता महोदय तथा कथित किसान आंदोलन, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ठीक है, उसको आप भत्सना करिए, उस पर आप टीका टिप्पणी करिए, उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सिंगला जी, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है, आप उनके बयान पर टीका टिप्पणी करते रहिए। मुझे ये बताइए, आपने एमएसपी की गारंटी का कानून खुद क्यों नहीं बनाया? अपने घरों में सिंगला जी, नहीं, सिंगला जी, सब बात ठीक है। सिंगला जी, मुझे बताइए 2014 से पहले आप लोग सरकार चला रहे थे ना, एमएसपी की गारंटी का कानून आपने भी क्यों नहीं बनाया? जब आंदोलन होता है किसी आधार पे होता है, ये जो तो उस समय मतलब मैं ये मान के चलूं कि उस समय एमएसपी मिलती थी सारे फसलों के ऊपर, कोई जरूरत नहीं थी। अब जरूरत है वक्त की। आयुष जी, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। तो मैं आप मुझे बताइए, आप मुझे कन्विंस करिए, मैं सवाल तो पूछूंगा ना, मेरा काम है पूछने का। आपने क्यों नहीं बनाया? आपका अधिकार है सवाल पूछना और मेरा अपना अधिकार है उसका जवाब अपने ढंग से देना, ना कि आपके ढंग से देना। तो मैं पूछूंगा ना सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब तो देंगे। सिंगला जी, मुझे बताइए 14 से पहले कानून क्यों नहीं बनाया? मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या ये 3 काले कृषि कानून पहले थे? ड्राफ्ट तो आप बना के गए ही थे, लाने वाले आप भी थे। क्या इतना अविश्वास, इतना असंतोष भारत की जनता का सरकार के ऊपर था? क्या कभी ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए अपने इलाके में ना जा सके? ये कब हुआ? ये इस सरकार में हुआ है, जब असंतोष, अविश्वास, तभी तो कह रहे हैं कि वो आप लोगों ने करवाया है। तो ये हाल होता है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो नहीं जाने देते हैं। मैं तो फिर कहता हूं कि सरकार फेल है। अगर सरकार ये आ जाएगा, आप बताइए, अभी हिसार में हुआ, टोहाना में हुआ, तो क्या इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया? क्या ये इतने फेलियर हो चुके हैं इनकी इंटेलिजेंस, इनकी सरकार, कि वो कांग्रेस को ये आंदोलन करने दे रही है प्री प्लान, और उनके ऊपर केस बना के उनको छोड़ भी रही है? आंखों पे पट्टी काटकर काम नहीं चलेगा। जमीनी हकीकत, चलिए जमीनी हकीकत सिंगला जी आपको भी समझ में आ गई 14 के बाद कि हाँ भाई जरूरी है, उसके पहले शायद नहीं समझ में आ रही थी। पंजेटा जी। जी आयुष जी, देखिए, बात तो मैं वैसे जो आज का मुद्दा उस पर जरूर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपने ये जो कहा कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, इस बात से मैं आप कांग्रेस को बेफजूल का क्यों क्रेडिट दे रहे हो? ये तो काले कानून तो यही लेके आए, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, ये एपीएमसी मंडियां खत्म कर रहे थे उस वक्त। तो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शरद पवार जी और मनमोहन जी को पत्र थे। वो तो लाते वो किसान के हित में होता, अब वो सत्ता में नहीं तो वो हित में लाते ना कानून, जो भी लाते वो ऐसा थोड़ी ना लेकर के आ जाते जैसे अत्रे जी लेकर के आ गए। हम अगर कानून वो लाते तो किसान उनकी बड़ाई भी करते, शाबाशी भी करते। वो नहीं लाए जो कांग्रेस लाने वाली थी पंजेटा जी, और कांग्रेस ने हित किया, किसानों का हित सोची रही, इसलिए 14 से पहले जरूरत नहीं थी एमएसपी की, कानून की जरूरत नहीं थी एमएसपी पर, जितना देते तो उतना काफी था किसानों के लिए। बस पंजेटा जी आगे बढ़े इससे। अच्छा आयुष जी, आपको इस पे क्लैरिफिकेशन होनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको भी इसमें डाउट है। देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी कानून बनता है तो जो उसमें लिखित में होता है, किसको कितनी सजा होगी, आईपीसी में क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, जो लिखित में होता है वही आप उसको आप लॉ को इन्फोर्स कर सकते हो, उसी को आप अबाइड करोगे ना। अगर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, आप मंडियां कह रहे हैं कहाँ चली जाएंगी, एमएसपी लिखित में नहीं है, जो चीज लिखित में होती है वही आप कानून को उस पर लागू हो जाता है। तो ठीक है, वही कानून बनेगा। अगर आप एमएसपी लिखेंगे ही नहीं तो आप ये बोलेंगे कहाँ लिखा कि एमएसपी, देखो कैसे गुमराह करते हैं। अब कोई सजा किसमें कितना सजा का प्रावधान है, लॉ उसमें सब कुछ लिखित में होता है। वो जो लिखित में नहीं है वो तो बस डिबेट का ही विषय बन जाता है, वो तो कोई समझदार आदमी है वो समझ जाएगा। दूसरा, अगर मैं सबसे पहले इसको नैतिकता के तौर पे मैं आपको ये इसमें सबसे पहले मैं अपनी पार्टी का बोलता हूँ, क्योंकि अत्रे जी कई बारी
हमारी पार्टी पे ये बात उठा चुके हैं कि जब आपके पार्टी के चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री थे, तब आपने ये एमएसपी पे कानून लागू क्यों नहीं किया। देखिए आयुष जी, इससे पहले कभी भी एमएसपी जाने का कानून नहीं बना। ये 3 कृषि बिल ये लेके आए हैं। उस समय आयुष जी तेल की कीमत डीजल 3.5 रुपए लीटर था। उस समय खाद के रेट कम थे, कोई जीएसटी नहीं लगती थी। उस टाइम किसान संपन्न था। आज किसान को ये डर है कि उसके एमएसपी कहीं कानून में नहीं है। तो अगर आप कानून में नहीं, अभी एमएसपी जाने का डर है उसको। आज अगर हम इस पे देखिए आयुष जी, हम आंकड़ों की बात करते हैं, जबकि मैं आंकड़े सारे अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आंकड़ों के बिना पे बात करूंगा। जब हम कभी बात करते हैं आयुष जी किसान के बारे में, तो कोई गांव में ग्रामीण अंचल में जाके नहीं देखता कि किसान के ऊपर कितना कर चढ़ा हुआ है, कितना वो ब्याज में डूबा हुआ है, कितने वो बिजली के बिल में डूबा हुआ है, कैसे वो अपना घर चला रहा है। ये आयुष जी कोई नहीं देखता है। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। जब हम इनपुट की बात करते हैं, अगर आयुष जी हम खासकर बात करें, तो लागत में किसान की इनपुट आती है। अब पिछले 13 महीने में कम से कम 23-24 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए, जबकि किसान पहले ये मांग कर रहा था। उस टाइम पे भी उसके बस की बात नहीं थी। उस टाइम पे भी वो आयुष जी ये मांग कर रहा था कि वो डीजल पे सरकार किसान कार्ड धारकों को सब्सिडी दे, लेकिन कोई सब्सिडी नहीं मिली। उसके बाद आयुष जी 2020-21 में सरकार ने तेल पर मैं आपको बताऊंगा 2,94,481 करोड़ एक्साइज ड्यूटी कमाई है। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर, अब आयुष जी लॉकडाउन में लेबर क्या है, चली जाती है, आपको पता है यूपी बिहार चली जाती है। अब जब वो जाती है तो हम सिर्फ बोल देते हैं कि लेबर महंगी होगी, हम ये नहीं देखते किसान का हमेशा लेबर के ऊपर एडवांस चल रहा होता है। अगर आज किसान को एक ट्रैक्टर की पिछली जोड़ी डलवानी पड़ जाए तो आयुष जी 36,000 रुपए की सिर्फ उस किसान के ट्रैक्टर की पिछली जोड़ी डलती है। अगर आयुष जी हम बात करें तो इस सरकार ने खाद, ट्रैक्टर और कीटनाशकों के ऊपर 5 से 18% जीएसटी लगा दिया, वो बढ़ा दिया। अगर हम सीएसीपी के हिसाब से चले, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस के हिसाब से, तो आयुष जी आज उसका कोई चेयरमैन नहीं है, लेकिन जो एक्टिंग चेयरमैन है उसके हिसाब से भी अगर चले तो धान पे जो लागत है वो 1727 रुपए आती है। अगर उसके ऊपर C2 अगर हम ऐड करें तो आयुष जी वो 2590 रुपए 50 पैसे आता है। और अगर सरकार काफी समय से, आपको भी पता है कि कह रही है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो आयुष जी आय दुगनी करेंगे तो अगर हम इसको दुगना करें तो 5,181 रुपए बनता है आयुष जी। तो अगर आयुष जी अगर किसान के अगर हम देखें तो अब सरकार ने क्या किया, 4 खरीफ की अभी ये परसों इन्होंने जो प्राइसेस अनाउंस की है, ये जो इन्होंने बढ़ोतरी अनाउंस की है, ये क्या है, ये केवल 3.7%, जबकि 60% किसान की लागत बढ़ चुकी है। और ये 3.7%, जबकि थोक महंगाई दर 10.5% के आसपास है। आज ओवरऑल इन्फ्लेशन हर सेक्टर के अंदर, मैं बताऊं, फूड आर्टिकल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस 5 से 6% इन्फ्लेशन महंगाई दर की मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल नॉमिनल हम इसको मान के चल सकते हैं। आयुष जी ये सिर्फ किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है, जिसे कहते हैं ना किसानों के जले पे नमक छिड़कना। आपको पता है आयुष जी, कई बार ये कहते हैं कि किसानों को हम 6,000 रुपए साल, 500 रुपए महीना दे रहे हैं। छोटे किसानों को, वो क्या किसान है, वो 2 एकड़ के आसपास के किसान है, उसमें वो जो उगाता है उसके अपने घर का पूरा हो जाए वही बहुत है। वो कोई मास कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। वो मास कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं, आज वो बैठे हैं धरनों के ऊपर, वो क्यों एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी हटाई गई है इन कृषि कानूनों के अंदर। ठीक है, कुल मिलाकर के ठीक है पंजेटा जी, आपने कहा क्योंकि एमएसपी हटाने का कानून ये लेकर के आए, इसलिए इनको गारंटी देनी हुआ है, ये देश में पहली बार हुआ है। चलिए, अब कृषि एक्सपर्ट है मेरे साथ, मैं उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह जी, तो 6.5 महीने से चलता हुआ आंदोलन और आज जिस स्थिति में यह है, इसका हल आप एक एक्सपर्ट होने के नाते कैसे देखते हैं? क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि किसान कह रहा है कि नहीं, कानून हमको चाहिए नहीं, आप इसको वापस करिए। सरकार कह रही बेस्ट पॉसिबल हमारे पास जो था वो हमने आपको दे दिया है। कैसे देख रहे हैं आज 6.5 महीने के बाद इस आंदोलन को, इसका समाधान क्या है? एक एक्सपर्ट होने के नाते क्या बता सकते हैं? गुरप्रीत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी गुरप्रीत जी, एक्सपर्ट होने के नाते थोड़ा समझाएं, इसका हल क्या है, समाधान क्या है? सर आयुष जी, धन्यवाद मेरे को ज्वाइन किया। एक तो मैं आपसे बेनती करना चाहता हूँ कि आप मीडिया हैं, आप प्लीज किसी भी पार्टी को डिफेंड मत कीजिए, जब तक जितना मैंने अभी तक सुना है। और बात में एक फार्मर को, अभी आप गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम फार्मर पर एहसान कर, ये बहुत बड़ा भुलेखा है। आज से 40-50 पिछले 40-50 साल से बात करता हूँ, तो वहां से जब
हिंदुस्तान बाहर से खरीदता था, उन्होंने पंजाब हरियाणा को किया कि आप हमारी फसलें उगाओ, हम आपको एमएसपी देंगे, आपका जितना खर्चा होगा उसमें सब कुछ ऐड करके हम आपको एमएसपी देंगे और हमें इतना चाहिए। जब पैडी अब लग रही है ना जी जून में, अप्रैल में गवर्नमेंट को, पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर आ जाता है कि 25 से 30 लाख हेक्टेयर हमें पैडी चाहिए आपके लगा हुआ, क्योंकि सारे इंडिया को खिलाना है। वो ऐसे ही वीट में आ जाती है कि 20 से 25 लाख हेक्टेयर हमें वीट चाहिए, क्योंकि सारे इंडिया को खिलाना है। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे पीएयू है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है। चाहे खंभों में बिजली है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फर्टिलाइजर है, चाहे नहरों में, कैनाल्स में पानी है, सब वीट के हिसाब से आता है, क्योंकि ऊपर से डंडा है कि इतना हमें पैदा करके देना है। सारा सिनेरियो ही पंजाब हरियाणा में, इसीलिए पंजाब हरियाणा वाला फार्मर ज्यादा अग्रेसिव है कि जब 50 साल से खिला रहे हैं तो अब क्या हो गया। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो यह हो भी बहुत मुश्किल जाएगा। अभी अभी आपको लगता है कि बर्तन भरा हुआ है, क्योंकि अब की जो सरकार है ये सावन की पैदा हुई है, ऐसे हरा हरा दिख रहा है, ऐसे नहीं देखा कि यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं हम। बहुत मुश्किल से यहाँ तक अपने खिलाने को पूरा टाइम नहीं था। किसी वक्त थे कि प्रधानमंत्री कहते थे कि हफ्ते में एक आप उपवास रखो ताकि सारा हिंदुस्तान, सारा इंडिया खाना खा सके। आज आपको लग रहा है कि ये वैसे ही, हाँ ठीक है, पंजाब हरियाणा के किसानों ने इतनी जरूर गलती किया कि उन्होंने, आपने 1 टन मांगा, इन्होंने 1.5 टन पैदा करके दे दिया। इसलिए गवर्नमेंट को लग रहा है कि तो ये ऐसे ही पैदा करके दे रहे हैं। एमएसपी अगर आज के 72 बढ़ा दी वीट के ऊपर, इसके ऊपर पैडी के ऊपर। एमएसपी क्या है? इनपुट टू आउटपुट। जब इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है तो 72 कहीं भी नहीं दिखेगी कहाँ गई। डीजल के रेट ही 20 रुपए बढ़ गए हैं पिछली फसल से, और फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ गए हैं। हर चीज के जब रेट बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आउटपुट भी बढ़नी चाहिए। तभी वह फार्मर, एमएसपी किस लिए दी गई थी? इसीलिए कि हाँ हम करो। आप जब धुएं का मसला है, दूसरी फसलों का, हमें तो और फसलों के लिए तरफ जाने ही नहीं देते। ये जो किसान आज सड़क पे बैठे हैं ना, ये सबसे शरीफ किसान बैठा है, क्योंकि हमने तो 20 साल पहले वीट पैडी छोड़ दी थी, आपकी सरकार की बातें माने छोड़ दी थी। हमने फूल लगाए, खिचड़ी का किया, दूसरी फसलों का किया। ये वो शरीफ किसान है जिसने आंखें मीच कर आपको पैदा करके दे रहा है। इसके बारे में चलिए, प्रोफेसर गोपी सिंह जी, मुझे लगा कि कुछ शायद एक्सपर्ट रिएक्शन की मैं और उम्मीद कर रहा था, लेकिन आपने कमोबेश वही बातें कही जो अभी तक चर्चा में हुई हैं। प्रवीण अत्रे जी, जवाब दें। पहली बात तो ये है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे। बहुत लोगों ने बहुत बातें कही हैं। पहले तो मैं एक्सपर्ट साहब की बात पे ही बात करूं। मुझे बड़ा दुख हुआ, खुद को एक्सपर्ट बता रहे थे, लेकिन एक भी बात फैक्ट के हिसाब से नहीं कही साहब। आपको ज्ञान दे रहे थे, लेकिन खुद क्या कर रहे थे? हम मानते हैं, देश के किसान के उद्यम को सलाम करते हैं। इस देश के किसान ने अन्न उपजा के देश को आत्मनिर्भर किया है। लेकिन जो आप बोल रहे थे ना कि आपकी सरकार चिट्ठी लिख देती है कि इतने हेक्टेयर में हमें पैडी चाहिए, आपको शायद जानकारी नहीं है। वर्तमान सरकार, हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार निवेदन कर रहे हैं मेरा पानी मेरी विरासत के तहत कि पैडी कम से कम लगाए। 14 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया था हरियाणा में पैडी का इलाका। इस सरकार ने लगातार कोशिशें करके 14 लाख से उसको 11 लाख हेक्टेयर पे लेके आई है, क्योंकि धरती के नीचे पानी नहीं बचा। एक्सपर्ट साहब, पानी नहीं बचा धरती के नीचे, और अगर यही हालात रहे तो पीने को पानी नहीं मिलेगा। ये वो आपने कहा कि साहब आप हमें दूसरी फसलों की तरफ नहीं जाने दे रहे। पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया होगा, लेकिन ये सरकार लगातार किसानों को उत्साहित कर रही है नई स्कीमें लाके कि आप पैडी को छोड़िए, दूसरी फसल लगाइए। सरकार आपको बाकायदा सहायता राशि देगी 7,000 रुपए प्रति एकड़। हम समस्या समझते हैं एक्सपर्ट साहब, हमें ये भी पता है कि पीने के लिए पानी भी चाहिए आने वाली नस्लों को, इसलिए हम लगातार डाइवर्सिफाई की बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो साहब अपने आईएलडी वाले हैं रजत पंजेका जी, वो ये कह रहे हैं कि साहब इन कानूनों में एमएसपी खत्म करने वाली बात है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कानूनों में कहाँ एमएसपी का जिक्र है, पढ़ के बता दीजिए। कहाँ लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? ये ओपन चैलेंज है, पढ़ के बता दीजिए। झूठ मत बोलिए यहाँ पे। फिर आपने ये कहा एमएसपी जारी रहेगी, ये कानूनों में लिखित में होना चाहिए। यही तो बार बार कह रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हो? आज शुरू दिन से गुमराह कर रहे हो। करने वाला कानून है, आज शुरू दिन से
मैं चैलेंज करता हूँ आपको चैनल पे, पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे? क्यों करने वाले हो किसान भाइयों को? और दूसरी बात, इन्होंने एक बात कही कि चौधरी देवीलाल, अरे आप झूठ बोल रहे हो, पढ़ के चलो पढ़ के बता दो, बताओ कहाँ लिखा है कानून में? मैं कहता हूँ पढ़ के बताओ, कानून में कहाँ लिखा है? अरे कानून में कहाँ लिखा है? पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ कहाँ लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी? पढ़ के बताओ इससे। अरे एमएसपी का कानून ही नहीं है। अरे भाई ये कानूनों का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो? इतना आप पैसा तो कोई नहीं गुमराह कर रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो? बना रहे हो। या तो पढ़ के बताओ कहीं लिखा है कानून के अंदर एमएसपी खत्म हो जाएगी, पढ़ के बताओ आप। जनता को पता लगना चाहिए आप कितने सच हो, जनता को पता लगना चाहिए कितने सच बोल रहे हो। आप अपनी राजनीति को दिखाने के लिए झूठ बोल के बताने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई ये कानून क्या है पता है आपको? अरे ये कानून क्या है पता है आपको? किस चीज के कानून है? ये कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, एमएसपी से उसका कोई लेना देना नहीं है। एपीएम की अमेंडमेंट है, एमएसपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। यही तो आप चाहते हो कि किसानों को व्यापारी बना दो। आप किसानों को व्यापारी बनाना चाहते हो क्या? आप किसानों को व्यापारी बनाना चलिए ठीक है पंजेटा जी देखिए, इस पर हम लोग बहुत बार बहस कर चुके हैं, पंजेटा जी बहुत बार बहस कर चुके हैं। क्या काला है उस पर भी बहस कर चुके हैं, क्या इसमें सफेद है उस पर भी बहस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बात हो जाए, बस आगे निकले इससे। प्रवीण जी जवाब दें। चलिए देखिए अब मैं क्या बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि साहब देखिए सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है वो बहुत छोड़ी है। मैंने एग्जांपल दिया कि 2010-11 में तो घटा दी थी भाई 50 रुपए धान की एमएसपी, तब क्यों नहीं आपने आंदोलन किया था? लेकिन उसके बाद अरे सुनिए आप भी सुनिए, अरे सुनिए अब आप भी एक बात ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है ना रिलायंस के लिए कानून बना दिए हैं। मैं हैरान हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3000 एकड़ जमीन किसानों की छीन के रिलायंस कंपनी को दे देते हैं झज्जर में। भैया जी कहाँ थे तब? क्यों नहीं आंदोलन किया भैया जी ने? क्योंकि इसलिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अरे किसानों की जमीन छीनी थी, हमने अगर 1 इंच जमीन दी हो, मैं को साबित कर दीजिए, अगर हमारी सरकार ने 1 इंच जमीन भी किसी उद्योगपति को दी हो, आप साबित कीजिए। ये हरियाणा सरकार तो वो सरकार है जिसने उद्योगों के लिए भी एक पोर्टल बनाया है। अरे इनको चुप कराइए भाई, अब इनको तकलीफ होगी। आयुष इनको चुप कराइए, अब इनको तकलीफ होगी जब मैं बोलूंगा। इस सरकार ने तो बाकायदा इस पोर्टल बनाया है कि अगर किसी किसान को जमीन देनी है तो वो पोर्टल पे अपलोड करेगा, सरकार नहीं देगी। सरकार किसान को कह रही है कि अगर आप देना चाहते हैं आप पोर्टल पे अपलोड कीजिए, अपना कीमत डालिए उसके अंदर। ये तो वो सरकार है। और सबसे बड़ी बात, एमएस स्वामीनाथन कृषि आयोग जो बना था उन्होंने ही कृषि सुधारों की सिफारिश की थी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चौड़ा होकर बोल रहे थे, अरे 2006 में एमएस स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आ गई थी, क्यों लागू नहीं किया आपने? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने ये कहा था कि साहब इस तरह के कृषि सुधारों की बड़ी जरूरत है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने ये कहा था कि किसान की सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कहा था किसान क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कहा था किसान को मुआवजे के तौर पे 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलना चाहिए। आप तो 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़े, हमने उसको 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने 1 की बात की और हमने बाकायदा लागत का 50% लाभ दिया। मैं बार बार यहाँ पे दावा कर रहा हूँ, बाजरे का दाम क्या था 2014 में? 1250 रुपए। आज बाजरे की एमएसपी कितनी है? 2250 रुपए। कितना इजाफा है? 1,000 रुपए का। कभी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए बाजरे की खरीद की थी, सरसों की खरीद की थी, मक्का की खरीद की थी? अरे आप वो तो लोग वो हो जिन्होंने कभी किसान की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदी। और ये एनएलजी वाले भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब आप 5 साल सत्ता में रहे हैं, बताइए कौन से साल में आपने किसान की सरसों खरीदी थी? कौन से साल में आपने किसान का बाजरा खरीदा था? केवल 1 साल जब सरकार जाने वाली थी तब आपने किसान का बाजरा खरीदा, उससे पहले सालों में क्यों नहीं खरीदा? और वर्तमान सरकार किसान का बाजरा एमएसपी पे खरीदती है, किसान की सरसों एमएसपी पे खरीदती है, सूरज एमएसपी पे खरीद रही है, लेकिन आपको एतराज है। हैरानी इस बात पे होती है, जो सरकार लगातार किसानों के हित में एक के बाद एक योजना में, साहब कहते हैं कि देखिए जो 6,000 रुपए सालाना दिया जा रहा है ना साहब, इससे बात नहीं बनती। अरे साहब आप बड़े जिम्मेदार होंगे, आपके लिए 6,000 का महत्व नहीं होगा। देश के अंदर 86% किसान सीमांत किसान है मित्र, उसको पता है 6,000 का महत्व। और अकेला 6,000 केंद्र सरकार नहीं है, हरियाणा सरकार भी 6,000 रुपए का अनुदान देती है किसान को। ये टोटल 12,000 रुपए बनता है। इसको एक बार समझिए। और हरियाणा सरकार हर साल पिछली बार से खरीद बढ़ा देती है। आयुष पूरे देश की अगर बात करते हैं, जो गेहूं खरीद हुई थी 171 लाख टन की गेहूं खरीद हुई, लेकिन इस साल कितनी हुई? 292 लाख टन, 70% ज्यादा खरीद।
जो सरकार लगातार खाद्यान्न खरीद को बढ़ाती जाती है, खाद्यान्न पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसको बढ़ाती जाती है, धान के ऊपर जो कांग्रेस सरकार के दौरान खाद्य खरीद पे पैसा खर्च होता था उससे 2.5 गुना ज्यादा मोदी जी की सरकार में खर्च हुआ, गेहूं पे 1.25 गुना ज्यादा मोदी जी की सरकार में खर्च हुआ, एमएसपी बढ़ा के दी गई, उसके बावजूद है ना प्रवीण जी, फिर भी सड़कों पर है। आप चाहे उसको कांग्रेसी कहिए, इनेलो वाला कहिए, कुछ भी कहिए, हैं तो किसान ना, क्यों सड़क पर है? अभी जब हमने कांग्रेस का जिक्र किया तो आपने देखा होगा पंजेटा जी को तकलीफ हुई, पंजेटा जी को लगा कि यार ये क्रेडिट अकेला कांग्रेस की तरफ जा रहा है। पंजेटा जी इसलिए परेशान हो गए क्योंकि इनके नेता ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि भाई तुम भी जाके बैठो बॉर्डर पे। तो मैं पंजेटा जी इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं अकेला कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्षी दलों की बात कर रहा हूँ। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अब ये क्या कहते हैं, देखिए एक कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि पहली बार इतना अविश्वास, अरे साहब अविश्वास वो होता है जो 2014 में देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस में दिखाया था, आपको 50 सीटों के काबिल नहीं छोड़ा था। 2019 में दोबारा देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे अविश्वास दिखाया। पंजेटा जी का मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जिक्र करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता भी नहीं है, उसको अविश्वास कहते हैं कि जब जनता ने अपना मत ठीक है। चलिए अब दहिया जी इतने काम हो गए उसके बाद भी बताइए आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आयुष जी, अत्रे साहब ने बहुत बड़ा भाषण दे दिया, अच्छा लगा। इन्होंने कहा क्रेडिट कांग्रेस को मिलना नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ बीजेपी क्रेडिट ले ले, बीजेपी की सरकार ये तीनों काम वापस ले ले और हम जो है बीजेपी को पूरा क्रेडिट दे देंगे। भैया अत्रे साहब, कहने से कुछ फायदा नहीं होता है कि बच्चे को अगर दूध दिए ना तो वो दूध मांगेगा, आप उसके मुंह में अगर सेब ढूंसोगे ना या गन्ना ढूंसोगे वो नहीं लेगा। अत्रे साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज आप प्रवीण जी आप सुनिए, भाई देखिए आप दहिया जी ने बहुत भावुक पूर्वक सुनी आपकी बात। हाँ प्लीज सुनिए आप, दहिया जी आप सुनने की आवाज डालिए, आप में यही कमी है, आप बोलते बहुत तो सुनते नहीं हो। बीजेपी सरकार को क्रेडिट चाहिए तो किसान की बात करे, अगर उसको क्रेडिट चाहिए तो किसान उसको घर बढ़ा देगा। आपने बात की हुड्डा साहब की 2011 की, हुड्डा साहब की सरकार ठीक होती है, उसने रिलायंस को जमीन बेची होती है, वो आज घर नहीं बैठते। वो इतने बड़े नेता थे हरियाणा के अंदर कि उसको कोई हिला नहीं सकता था, लेकिन उसने अगर किसी के कहने से जमीन अधिकृत की तो उसका घर बढ़ाया किसान ने। किसान वो चीज है कि वो मतलब क्या कर सकता जमीन के अंदर। अत्रे साहब आपको भी समझा रहे हैं, किसान जो है आपकी सरकार को बाहर करेगा और अपनी जो चाहे वो करेगा। आपको एलएनजी यूनिवर्सिटी की भारी सरकार बन जाएगी अगर गुरनाम चुंदरी पड़े, राकेश टिकैत पड़े और कोई नेता बने, जो किसान आदमी होगा वो किसान की बात करेगा। आप यहाँ बैठकर अच्छी तरह बात करते हो, आप अपने आप को किसान ना कहो, क्योंकि आप किसान इकैसी नहीं हो। अगर आप किसान इकैसी होते तो आप इन कानूनों का विरोध ना करते, आप राजनीति से प्रेरित किसान नेता हो। आपको तो राजनीतिक कीड़े ने काट रखा है, आपको राजनीतिक कीड़े ने काट रखा है भैया जी। आप राजनीतिक किसान नेता नहीं हो, आप हो तथाकथित किसान नेता। अगर आप किसान इकैसी होते तो आप इन बातों के लिए तारीफ करते। ये जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी कहते थे, अगर हम सरकार उसका पालन कर रही है जिसकी मांग आप भी बार बार करते थे, तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? हम लगातार डॉक्टर एम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हमने लागू किया, आपको कभी संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि आप राजनीति से प्रेरित हो। यदि आपको राजनीति के लिए काट रखा है। उसके बाद राजीव गांधी जी आए थे जिन्होंने कितने बिल वापस लिए थे, समझा। उसके बाद देवगौड़ा जी आए थे जिन्होंने किसानों की बात करी थी। आप बात किसानी की नहीं करते हो, आप बात करते हो अडानी अंबानी की। अरे हम अडानी अंबानी को तो भैया जी 2007 में आपकी प्रिय पार्टी ने ही अडानी के साथ समझौता किया था सोरेन का। आपकी प्रिय पार्टी ने, आपके प्रिय नेता ने 2007 में अडानी ग्रुप के साथ सोरेन का समझौता किया था। आपने एग्रीमेंट किया है, वो हमारे ऊपर लांछन मत लगाइए। हमने एक ही जमीन। चलिए ठीक है, सिंगला जी का मैं रुक कर लेता हूँ। सिंगला जी प्रवीण जी की बात का जवाब दीजिए। ठीक है दहिया जी आपने अपनी बात रख ली। सिंगला जी। आयुष जी, एक निवेदन है आपसे, मैं काफी देर से देख रहा हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता को ज्यादा टोकते हैं, शायद कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह लूंगा ताकि आपकी बात पूरी ठीक हो जाए। एक तो मुझे जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, कि आपको टोकता हूँ वो दिखता है। मैंने बराबर से पंजेटा जी को भी टोका, मैंने भैया जी को भी टोका और अत्रे जी को भी टोका, लेकिन आपको दिख इसलिए रहा है क्योंकि सवाल शायद मुझे लग रहा है चुभ रहा है और मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आप मेरे शब्द आप कह रहे थे कि मैं आपके मुंह में न डालूं, तो आप भी अपने शब्द मेरे मुंह में डालने की कृपया कोशिश न करें। बस आगे आप बोल सकते हैं। सवाल चुभ रहे हैं, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, ये आपकी समस्या है। समय आपको मैं दे रहा हूं, अपनी बात रखें कि मुझे भी बिना टोक टकाई के आधा बिल्कुल आप अपनी बात रखें, मैं पूरा समय दे रहा हूं, अपनी बात रखें।
मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जैसे अभी अत्री साहब की बात सुन रहा था, भारतवर्ष में इतनी ज्यादा भाजपा ने, आरएसएस ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि अगर कोई इनकी विचारधारा का होगा वो भारत में रह सकता है। अगर कोई किसान कांग्रेस की विचारधारा का है या किसी और विपक्षी पार्टी की विचारधारा का है, वो देशद्रोही है, वो आंदोलन नहीं कर सकता, उसको जेल में डाल दो। ये आज भारत की स्थिति कर दी है भाजपा। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, इस समय भारत सरकार, हरियाणा सरकार बुखलाई हुई है। आयुष जी, वो किसी तरह से ध्यान भटकाना चाहती है। आपने एमएसपी बढ़ाई, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, किसान को फायदा होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपने डीजल के रेट बढ़ा दिए, रासायनिक खाद के रेट बढ़ा दिए, उपकरणों के रेट बढ़ा दिए, औषधियों के रेट बढ़ा दिए। प्लस माइनस करके देख लीजिएगा किसान की स्थिति कहां आ जाएगी। इस समय लड़ाई क्या है भारतवर्ष में? जो आप ये डमरू बजा के एक खिलवा रहे हैं ना, लड़ाई जीडीपी की है जो माइनस में जा रही है, लड़ाई बेरोजगारी की हरियाणा में 40% तक पहुंच चुकी है, बढ़ती महंगाई की है, खाद्य तेलों की है जो हो चुकी है, भ्रष्टाचार की है, इसको आप कहना नहीं चाहते। और रही बात भाजपा की, किसान पूरी तरह से उनको बेनकाब कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी, भारत की जनता के साथ थी, है और रहेगी, उनके दुख दर्द में थी और रहेगी। और आप जितनी मर्जी एमएसपी के रेट के बारे में बात कर लीजिए, किसान भाइयों की एक ही मांग है, उस मांग के हम साथ हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। अब आप अपनी बातें जो मर्जी कर सकते। चलिए पंजेटा जी, ठीक है पंजेटा जी, ठीक है, सिंगला जी को जो कहना था कह दिया, ठीक है, उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया। पंजेटा जी, सारा डिबेट में अत्रे जी बोलते हैं, इनको थोड़ा चुप कराइए। देखिए आयुष जी, इन्होंने आंकड़ा दिया गेहूं के बारे में, मैं गेहूं के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पिछले साल 390 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया था और 20 अप्रैल तक 271 लाख मैट्रिक टन, यानी कि 119 लाख मैट्रिक टन कम खरीदा गया। चावल 19-20 में जो खरीदा गया एमएसपी पे वो 519 लाख टन था और 2020-21 में वो 481 लाख टन, यानी कि वो भी कम खरीदा गया है। अब मैं आयुषीन की एक भावांतर भरपाई योजना है जो पीएम आशा योजना के अंडर आती है, उसका बजट इन्होंने, जिसमें सब्जियां वगैरह उगाते हैं, 1500 करोड़ का बजट रखा था, उसका बजट आज 1100 करोड़ कम करके इन्होंने सिर्फ 400 करोड़ रख दिया। तभी ये टमाटर, गोभी, मूली, ये सब्जियां उगाने वाला किसान का बुरा हाल है, वो सड़कों पे अपनी सब्जियां फेंक रहा है, लगी लगाई फसल पे ट्रैक्टर बार है। ओईसीडी रिपोर्ट के ओईसीडी रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान होता है, 45 लाख करोड़ का। ये आयुषी, ये आंकड़े भी देखिए किसान को कितने, ये क्या बढ़ाया इन्होंने आयुषी, 1.1% से लेके सिर्फ 6.6% तक की बढ़ोतरी हुई है। कैथल के अंदर मंडियां बंद हुई है, कैथल के साइलोज के अंदर, अडानी एग्रो के साइलोज में के अंदर गया, मध्य प्रदेश में आधी से ज्यादा मंडियां बंद हो गई हैं। ये कहते हैं 1.5 साल तक टाल दिए। अगर आयुषी ये कानून ठीक थे तो क्यों टाल दिए? क्यों 12 सुझाव सरकार ने माने? अगर सरकार अपने आप कह रही थी कि हम इनमें कोई कमी नहीं है, अगर इनमें कुछ कमी नहीं है तो आप किस लिए वो 12 सुझाव पहले मान रहे थे? ये सिर्फ नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट करने के लिए ये प्रणाली वाला कानून ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। ये आयुषी, ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये किसानों को। और ये जो बाकी ये बता रहे थे ना कि 6000 क्या होता है, 500 रुपए महीना, एक दिन की लेबर, बीच में नहीं अपनी बारी में बोल लेना, बीच में नहीं, 500 रुपए मैं आपको बताने के लिए आदत है आपकी डिस्टर्ब करने की। अरे अखबार नहीं पढ़ते आप मेरी के लिए? अगले डिबेट में अखबारों में क्यों मंडियों से खुद बोला गया किसानों को कि आप अडानी एग्रो के साइलोज में जाके ऐसे मंडी बंद हुई है, बताओ। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, अभी मत डिस्टर्ब करो। ये पुरानी आदत है आपकी। मैं कुछ जब मैं कोई पता की बात बोलने लगता हूँ आप छोटी, ठीक है आदत नहीं है मेरी। प्रवीण जी सुनते हैं, एक सेकंड। अरे आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। ठीक है प्रवीण जी। अरे आप पहले कभी डॉक्टर का नाम पता मांग रहे थे, उसका आधार कार्ड नंबर मांग रहे थे, पंजेटा जी बता दूंगा मैं आपको, आप चुप रहिए। अरे ठीक है प्रवीण जी, पंजेटा जी, देखिए आप लोगों की तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे ना, वो अगली बार ले आएंगे, बाकायदा कटिंग के साथ आएंगे, बताएंगे। पंजेटा जी ठीक है, आगे बढ़े। बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए। आयुषी अभी आप देखिए
एमएसपी किसानों को नहीं मिल रही है। मक्का 600 से 800 रुपए में पिटता है, ये हकीकत है। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं कि किसानों को एमएसपी मिल रही है। अगर एमएसपी मिल रही होती, अभी इन्होंने कहा कि वो जो 2 एकड़ वाला किसान है उसको आप 500 रुपए महीना क्यों देते हो? मैं इनको बोलना चाहता हूँ, एक दिन की दिहाड़ी मजदूर की कितनी है? अगर आप उसका बीमा के फसल के नाम पे उसके 900 रुपए काटते हो, वो भी बताइए। ये नहीं बताएंगे आप ये महीने के। आप आयुष जी आज किसान को बीच में नहीं, सारे डिबेट में आप ही बोल लीजिए, अकेले आप ही रहिए डिबेट में। ये सास बहू का सीरियल नहीं है, ये सास बहू का सीरियल नहीं है, ये डिबेट है। ये सीरियस चर्चा चल रही है। अरे आप डिबेट, सारे डिबेट में एक ही आदमी बोलेगा क्या? ये सारे डिबेट में जब कोई बोले, जब कोई पता की बात बोलने लगता है, बीच में शुरू कर देते हैं अपनी तक। जो टोकेगा ये ऐसे डिबेट नहीं है किसी को पता की बात बोलने नहीं देते। भाजपा जो सरकार चला रही है केंद्र में और हरियाणा में, क्या आपने क्यों खरीदा? कांग्रेस सरकार चलिए ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं एक बार चर्चा में पब्लिक डोमेन के अंदर जब भी बहुत सारी बातें रखी जाती हैं तो कुछ चीजें पब्लिक पे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हाँ जिसको मैं समय दे रहा हूं अगर लोग अपने अपने समय में बोले तो चर्चा थोड़ी और सार्थक होती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, जिस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि 6.5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सवाल आज भी वही बड़ा बरकरार है कि आखिर इस किसान आंदोलन का हल है क्या और हल निकलेगा कैसे। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।